हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किए थे और एंड किया था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 28 और 30। आंसर भी बता दिए थे मैंने क्लास में, बट जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें साइज भी पूछा है ना, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है। साइज पूछा है मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज मैंने नहीं बताया था उस दिन, वो होगा 1.11 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 जो क्लास में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 34 जो क्लास में किया था, इसके बी पार्ट में मैंने केवल फोकल लेंथ निकाल दी थी, वो आई थी 5/9 यूनिट्स। ठीक है। जबकि पूछा क्या है, रेडियस, तो रेडियस कितना होगा 10/9 यूनिट्स। क्लियर है सभी को, है ना। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने खत्म कर दिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक छोटी सी चीज और बची है, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर लिखेंगे, यूजेस पॉइंट वाइज बोलूं। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर में जो जनरल यूज होते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है। कोई एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। ठीक है। और यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर का भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 3 4 यूज लिखने पड़ सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस कॉमा सर्च लाइट्स एटसेट्रा। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस कॉमा सर्च लाइट्स एटसेट्रा। तो जो जनरल छोटी सी टॉर्च होती है, उसमें जंगलों में जो सर्च करते हैं, है ना, तो उसमें सर्च लाइट यूज होती है जो कि लंबी बीम थ्रो करती है। ठीक है। तो एक टॉर्च के अंदर क्या होता है, बल्ब, और बल्ब का नेचर क्या होता है, ग्लो करके पूरा उजाला फेंकना इस तरह से। ठीक है। ग्लो करके पूरा उजाला बिखेर देना। ठीक है। अब अगर कॉन्केव मिरर होगा तो कॉन्केव मिरर का क्या नेचर है, वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है उनको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है। तो टॉर्च में हमको क्या चाहिए कि लाइट इकट्ठी होकर एक जगह जाए, ना कि पूरे में फैल जाए। ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स। इट इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। इट इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। केवल कार ही की नहीं, जो एक्टिवा यानी कि हमारा 2 व्हीलर रहता है, उसमें भी, बाइक में, सब जगह क्या कॉन्केव मिरर लगा हुआ रहता है। आप देखना, जो कार के या फिर कोई भी व्हीकल का टू व्हीलर का भी बल्ब होगा, बल्ब के पीछे एक आपको सिल्वर कलर का कुछ दिखाई देगा, वो क्या रहता है, कॉन्केव मिरर। आई बात समझ में। ठीक है। चलो नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर। दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स to see a larger image of the face. They are used in shaving mirrors to see a larger image of the face. तो शेविंग मिरर कैसे होते हैं, कॉन्केव मिरर। किसी किसी ज्वेलरी शॉप पर भी आपको कॉन्केव मिरर रखा हुआ दिख जाएगा, है ना। आप जाकर बैठते हो, ज्वेलरी डिसाइड करते हो, तो वहां पर कॉन्केव मिरर रख देते हैं, ताकि जो भी आपने पहना है, नेक सेट या फिर कान के, नाक के, जो भी पहना है आपने, वो आपको बड़ा दिखाई दे और आपको बहुत ही बारीकी से ना देखना पड़े। ठीक है। इसी तरह से शेविंग मिरर भी यूज होता है। शेविंग मिरर नॉर्मली हम नहीं जानते हैं, बट किसी किसी होटल में जाते हैं हम, तो होटल में आपको शेविंग मिरर कैसा दिखाई देता है, जैसे ही आपने उसके अंदर फेस देखा तो फेस एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। ताकि कहीं पर भी आपको कट लगाना है, कहीं पर भी आपको शेव करना है, तो आपको बहुत ज्यादा घूर घूर कर ना देखना पड़े, इजीली दिख जाए सब कुछ, और कहीं पर भी आपको कट ना लगे, अनइवन कट ना लगे। ठीक है। चलो, शेप वगैरह ना बिगड़े, तो शेविंग मिरर में यूज होता है ताकि हम लार्जर इमेज ऑफ फेस देख पाए। नेक्स्ट, द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर। द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो डेंटिस्ट का हमने देखा था, छोटा सा चम्मच जैसा एक कॉन्केव मिरर रहता है, वो अंदर हमारे मुंह के अंदर डालते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। ठीक है। चाहे वो दांत साफ करना हो, चाहे वो कीड़ा निकालना हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ या टू डिके, कुछ भी हो सकता है। लास्ट, कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलार कुकर्स। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलार कुकर्स। सोलार कुकर में किस चीज की जरूरत है, कॉन्केव मिरर की। क्यों, क्या आपने कभी सोलार कुकर देखा है? नॉर्मली आजकल सोलार कुकर इतने चलते नहीं है। ठीक है।
पहले काफी चलते थे। अगर फिर भी अगर आपने सोलर कुकर देखा है तो ऊपर वाला जो पैनल रहता है पूरा मिरर जैसा दिखाई देता है हमको ग्लास का, तो सनरेज आई और कन्वर्ज होके आपके खाने पर गिरेगी, ठीक है, जो सोलर कुकर के अंदर रखा रहेगा। तो इसीलिए सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक जगह पर, ठीक है। तो नॉर्मली चावल आपने रखे हैं, आलू रखा है, जो भी रखा है, वो फटाफट से गर्म हो जाता है, ठीक है, बॉयल हो जाता है। चलो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसके यूज कम है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या यूजेस हैं, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब पीछे का देखना, है ना, REAR, रियर व्यू, है ना, मतलब पीछे का देखने के लिए यूज होते हैं। किसमें यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स? इन कार्स और ऑटोमोबाइल्स। कार केवल कार के अंदर यूज नहीं होता, ट्रक हो, बस हो, टू व्हीलर है, सभी जगह रियर व्यू मिरर की में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन कार्स और ऑटोमोबाइल्स so that we can see the object coming towards us from the back side, so that we can see the objects coming towards us from the back side, ठीक है। तो हम सीधे 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 चल रहे हैं, अब एकदम से हमने इस तरफ ले ली गाड़ी, ठीक है, तो हम क्या पहले पीछे देखेंगे कि कहीं कोई पीछे स्ट्रेट तो नहीं आ रहा है तेजी में, नहीं तो हमने ऐसे ली और उसका आना हुआ भिड़ जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कभी रोड क्रॉस करना है, कभी क्या करना है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हम रियर व्यू मिरर की हेल्प लेकर ही ये सारे एक्शंस लेते हैं। एक अच्छे ड्राइवर की यही क्वालिटी होती है कि वो पहले रियर व्यू मिरर में चेक कर ले, अश्योर कर ले कि कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है। अगर हम लेफ्ट में ले लेंगे, राइट में ले लेंगे तो कोलिजन तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो एक्शन लेता है, ठीक है। चलो, काफी सारे एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं। रियर व्यू मिरर हम निकाल देते हैं नॉर्मली हमारे टू व्हीलर में से, ठीक है। टू व्हीलर्स हम खरीदते हैं, कुछ लोग तो खरीदते समय मतलब वहीं पर निकलवा देते हैं कि क्या करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैजुअल रहते हैं कि पीछे देखकर क्या करेंगे, ऐसे गर्दन पलट के देख लेंगे, गर्दन जैसे ही पलटी आगे ठुक गए किसी में। तो ये सारी हरकतें नहीं करना हमको, ठीक है। कंपनी बेवकूफ थोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज, अगर टू व्हीलर में काम के नहीं होते तो वो उसमें लगाकर देती क्या, बताओ। चलो, नेक्स्ट यूज, दे आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। दे आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। नेक्स्ट, लास्ट यूज, they are also used in CCTV cameras. They are also used in CCTV cameras, ठीक है। तो कुछ CCTV कैमरा ऐसे होते थे, आजकल नहीं, कुछ CCTV कैमरा ऐसा होते थे जिसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता था, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी, कोई भी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज हमको दिखाई देगा, मतलब हम अगर कॉन्वेक्स मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो उतना छोटा नहीं है जितना छोटा उस मिरर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो पास में होगा और थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा हमें, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। चल, तो यहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने खत्म किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डाली हेडिंग, हेडिंग डाली कि नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। मान लेते हैं लाइट रे आई, है ना, इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये क्या है, ये एक मीडियम, एक ये इंटरफेस है, ये मान लेते हैं ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, ठीक है। एयर मीडियम है तो इसको मीडियम 1 बोल देते हैं, इसको मीडियम 2 बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मीडियम 1। नाम दे दिया वैसे मैंने, एयर और वाटर। आपको नहीं देना है तो आप कोई भी मीडियम मान सकते हो इसको, एक गैस और एक लिक्विड, ठीक है। तो लाइट रे कहां से आ रही है? एयर मीडियम से आ रही है, और जैसे ही पानी की सरफेस से टकराई, ठीक है, ये इधर एयर है इधर वाटर है, ये बाउंड्री है किसकी? दोनों मीडियम की। तो अगर ये जो लाइट रे है ये टेढ़ी आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, कैसी आ रही है? ऑब्लिकली। अगर ये स्ट्रेट आती तो कुछ अलग होता, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्शन में हम कैसी बात कर रहे हैं?
रिफ्रैक्शन में हम बात करेंगे ऑब्लिकली आ रही है, ठीक है, कैसे आ रही है, ऑब्लिकली, ऑब्लिक बनता है ना, ठीक है, ऑब्लिक स्लैश जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, तो वैसा ही ये क्या है, ऑब्लिक, ठीक है। तो लाइट रे जब ऑब्लिकली आ रही है कहां पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर टकराएगी उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, नॉर्मल। तो ये लाइट रे जाना कैसा चाहिए, बिल्कुल सीधा 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 इस तरह से जाना चाहिए, है ना, इस तरह से जाना चाहिए कि नहीं, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लाइट रे मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट हमेशा नहीं, लाइट सीधा सीधा ट्रैवल करती है, इट इज ट्रू कि कोई भी लाइट रे है वो सीधा सीधा ट्रैवल करेगी, बट ये ट्रू कब तक के लिए, जब वो सेम मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है, यानी कि मीडियम 1 है, ये एयर है, एयर से एयर में ही ट्रैवल करे तो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, बट अगर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एयर से वाटर या फिर वाटर से एयर, ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में, जब भी मीडियम चेंज होगा तो ये जरूरी नहीं है कि लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करे, थोड़ी सी बेंड हो सकती है, जैसे यहां पर ये एयर से वाटर में आ रही है, अब इसको जाना कैसा था, सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, बट क्या होगा, क्या एक्चुअली ये इस तरह से जाएगी, नहीं, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आई बात, इसको जाना था इस तरह से सीधे, ऐसे जाना चाहिए था, बट जैसा कि हम जानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि या तो ये अपनी पोजीशन से और दूर चले जाएगी, नॉर्मल से और दूर चले जाएगी, या फिर नॉर्मल के पास आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन ये होनी चाहिए थी अगर सेम मीडियम में होती तो, बट इस पोजीशन से और पास आ गई नॉर्मल के, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, नॉर्मल के पास क्यों आ गई है, और कैसी कंडीशन में नॉर्मल के और दूर चले जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या अभी आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है अच्छे से सभी को, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसका मतलब आपका लाइट का लॉ फर्स्ट वाला लग ही नहीं सकता, ठीक है, कौन सा वाला, ऐसा फर्स्ट और सेकंड से हम नहीं बोल सकते, कोई फिक्स नहीं है कि फर्स्ट लॉ यही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज थे वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे, क्या, एक तो वो था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, यहां पर वो वाला लॉ तो सही है बिल्कुल कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं, क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड, क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड, लाई ऑन द सेम प्लेन, बट जो दूसरा वाला था कि I इक्वल टू R होगा, वो केवल रिफ्लेक्शन के लिए लागू होता है, रिफ्रैक्शन के लिए हो सकेगा क्या, बताओ, इक्वल दिख रहा है क्या आपको, नहीं, क्लियर है सभी को अच्छे से, तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग होते हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो फटाफट से फिगर बना लेंगे, ठीक है, ये फिगर बनाएंगे, ये क्या है, ये MN इंटरफेस बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या, बाउंड्री ऑफ बोथ द मीडियम, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये दूसरा मीडियम ये दूसरा मीडियम, तो उसकी बाउंड्री लाइन है MN, तो MN को बाउंड्री लाइन भी बोल सकते हैं, और बोथ द मीडियम, या फिर नॉर्मली आप इंटरफेस बोल सकते हो साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, समझ में आई बात, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होगा, नॉर्मल के साथ, ठीक है, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल के साथ, वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, नॉर्मल के साथ होगा, ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल के साथ, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है आई और आर इक्वल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कैसे होंगे, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है वो लाइट रे, समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से, चल बढ़े आगे हम, तो लिखेंगे द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, the change in direction of light when it passes from
one medium to another medium, the change in direction of light when it passes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light, is called refraction of light. और करके एक और डेफिनेशन लिखेंगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, ठीक है, bending of light ray when it goes from one medium to another medium obliquely, the bending of light ray when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light, is called refraction of light. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की दोनों डेफिनेशन हमने लिख ली, जो भी आपको समझ में आए आप उसको ध्यान रख सकते हो। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट रे हमने बोला है ना, तो रिफ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, या बेंडिंग ऑफ लाइट रे को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, टकराकर और उसी मीडियम में वापस चले जाना। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, इंसिडेंट होकर आई और वापस उसी मीडियम में टकराकर चले गई। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, आई उस मीडियम में वापस नहीं गई, दूसरे मीडियम में चले गई, बट थोड़ा सा मुड़ गई, बेंड हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पहला, द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री, द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स, बिटवीन द टू मीडियम्स। ठीक है, तो हमेशा रिफ्रैक्शन कहां होगा, बाउंड्री पर होगा, ये इंटरफेस पर होगा। ठीक है, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम पर होगा कौन, रिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is called angle of incidence. The angle between the incident ray and normal at the point of incidence is called angle of incidence. Full stop. It is denoted by small I. It is denoted by small I, angle of incidence, है ना? Next, the angle between the refracted ray, the angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence, the angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence is called angle of refraction, is called angle of refraction. Full stop. It is denoted by small r. It is denoted by small r. ठीक है, क्लियर सभी को अच्छे से। हेडिंग डालेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। लाइट रे आई तो सीधे सीधे निकल जाना, किसने बोला है कि मुड़ जा, किसी ने बोला क्या इसको, किसी ने फोर्स किया, किसी ने धक्का दिया क्या इसको कि नहीं तेरे को मुड़ना पड़ेगा, तेरे को बेंड ही होना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है, तो वजह है स्पीड। हमने बचपन से पढ़ा है, क्लास 8 में आपने पहली बार लाइट पढ़ा था आई थिंक, और तब आपने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर किलोमीटर में पढ़िए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, बट अभी हम एसआई यूनिट में पढ़ेंगे तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में। ठीक है, एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, इतनी। आ रही बात समझ में। यही अब अगर ग्लास में जाएगी, है ना, लाइट रे कहां से, एयर से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से वापस एयर में आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से फिर बाहर आ रही है। ठीक है, या फिर एयर से वाटर में जा रही है केवल। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरा ये पूरा क्या हो गया, वाटर बॉडी हो गई, मान लो नदी या तालाब कुछ हो गया जिसमें वाटर है। ठीक है, और यहां से सनरेज आ रही है और वाटर के अंदर जा रही है। तो ये सिंपल सा एक सिनेरियो ले लिया हमने। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या, 3 लाख, और एकदम से वाटर में गई तो कम हो जाएगी, 2 लाख 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एकदम से इतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो बेंडिंग तो होगी ना। आई कि नहीं बात समझ में, आ रही बात समझ में अच्छे से। तो एक्चुअली क्या होता है, लाइट बीम में ट्रैवल करती है, एक बीम के अंदर बहुत सारी लाइट वेव्स होती है, लाइट रेज होती है। ठीक है, तो जब लाइट रे एक साथ आती हैं
तो वो सरफेस पर, इंटरफेस पर जब टकराने वाली है, ठीक है, तो सब एक साथ टकराएगी क्या? नहीं, इधर वाली पहले टकरा जाएगी, इधर वाली थोड़ी बाद में, इधर वाली और 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 बाद में। और स्पीड में क्या होगा? वेरिएशन। यहां पर स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। क्यों? क्योंकि एयर क्या है? लाइटर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, एयर क्या है? रेयरर मीडियम और ये क्या है? डेंसर मीडियम। तो जितना ज्यादा मटेरियल डेंसर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी कम हो जाएगी लाइट की स्पीड। सिंपल सी बात है ना। एक खुले ग्राउंड में आपको दौड़ने का बोल दे तो आप आपकी फुल स्पीड से दौड़ोगे। आपको बोल दिया कि नहीं, आपको एक कोई मार्केट में दौड़ने का बोला तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। बट अगर आपको बोला कि बहुत ज्यादा भीड़ है और यहां पर दौड़ो, तो पसीना आ जाएगा दौड़ने में कि नहीं? तो स्पीड, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एकदम खाली मैदान जैसे कि ये एयर, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एकदम फुल। ठीक है, एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है मैक्सिमम। क्लियर? क्योंकि इससे रेयरर मीडियम, इससे लाइटर मीडियम कोई होता ही नहीं है। वैक्यूम मतलब क्या? कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में सेम स्पीड है लाइट की। समझ में आई बात? अगर इसकी जगह हम वाटर की बात करें, ऑयल की बात करें, वाटर की बात करें, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? काफी कम। क्यों? क्योंकि जहां जहां एयर और वैक्यूम थे वहां वहां वाटर के पार्टिकल्स आ गए। कोई जगह छूटी क्या? नहीं, बहुत कम जगह है। अब वाटर की जगह हम ग्लास की बात करें तो ग्लास तो एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मैटर है, तो वहां पर और कम हो जाएगी स्पीड। क्लियर है अच्छे से? तो जितना ज्यादा डेंसर होता चला जाएगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट यहां पर बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, एकदम से क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया जिसके अंदर स्पीड कम हो गई, तो ये क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब मान लो लाइट रे वाटर से एयर में आ रही है। ठीक है, मान लो यहां वाटर है और यहां एयर है, वाटर से एयर में आएगी तो क्या होगा? तो मान लो ये वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल बना देते हैं यहां पर। तो अब यहां पर डेंसर मीडियम है, यहां पर लाइटर यानी कि रेयरर मीडियम है, तो कैसी जानी चाहिए थी? इस तरह से जानी चाहिए थी, है ना, सीधी सीधी। बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहां पर क्या थी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, कम होती है एयर से। किसमें? वाटर में। ठीक है, 2.5 समथिंग होता है, बट अभी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। और एकदम से यहां पर क्या हो जाएगी? स्पीड ज्यादा, 3 × 10⁸, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डाली आपने, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या कॉज है? स्पीड। किसकी स्पीड? लाइट रे की स्पीड। जो स्पीड ऑफ लाइट है वही सबसे बड़ा रीजन है किसका? रिफ्रैक्शन का। तो लिखेंगे इसके अंदर, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, the speed of light is different in different mediums. For example, the speed of light in air, for example, the speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second, whereas in glass it is 2 × 10⁸ meter per second, whereas in glass it is 2 × 10⁸ meter per second. Full stop. It is clear from these values, that the speed of light is more in air. It is clear from these values that the speed of light is more in air but less in glass. Therefore, the refraction of light is due to the change in the speed of light. Is due to the change in speed of light on going from one medium to another medium. Is due to the change in speed of light on going from one medium to another medium. ठीक है, तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? रेयरर। रेयरर यानी कि लाइटर मीडियम, है ना, और ये क्या होता है? डेंसर। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम, मतलब वो क्या हो गया? डेंसर, और ये क्या हो गया? रेयरर। ठीक है, तो डेंसिटी वाइज रेयरर मीडियम क्या होता है? डेंसिटी वाइज रेयरर और डेंसर बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो डेंसिटी
जिसकी कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसको हम डेंसर बोलेंगे और उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। तो जब रेयरर से डेंसर जाएगा कौन, लाइट रे, लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड ज्यादा से कम होगी, मतलब जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे होना मतलब रिफ्रैक्शन होना, अगर लाइट रे बेंड नहीं हुई मतलब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्लियर है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती, कुछ एंगल्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। जितना भी अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन में, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। इस तरह से आ रही है लाइट रे, इस तरह से आ रही है लाइट रे, या फिर ऊपर की तरफ इस तरह से, इस तरह से, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब एट सम एंगल, नॉट परपेंडिकुलरली, ठीक है। परपेंडिकुलरली अगर आएगी तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने जहां पर भी रिफ्रैक्शन की बात करी ऑब्लिकली वर्ड जरूर यूज किया है, ठीक है। चाहे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़कर देख लो एक बार, क्लियर, समझ में आई आपको अच्छे से। तो यहां पर हमने क्या देखा अभी तक, रिफ्रैक्शन मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। और ये कब होगा, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है। चाहे वो एयर से वाटर में जाए या एयर से ग्लास में जाए, ग्लास और वाटर, वाटर और ग्लास, एयर या वैक्यूम में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, गैस लिक्विड यूज कर सकते हो आप, गैस और सॉलिड यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तभी आपको रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है कभी कभी कि वाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिखवा दिया, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम लिखेंगे। ओरली मैंने आपको समझा दिया, रेयरर कौन होगा, डेंसर कौन होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, a medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, is known as optically rarer medium। दूसरे पॉइंट में, a medium in which the speed of light is less, a medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium। दो पॉइंट लिखे आपने, केस वन बनाएंगे। केस वन क्या है, केस वन में लिखेंगे when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal, then it bends towards the normal। तो ये इंसिडेंट रे है ना, ये क्या है, इंटरफेस है, ये मीडियम वन, ये मीडियम टू, ठीक है। एयर और इसको मान लेते हैं वाटर, ठीक है। एयर है तो रेयरर मीडियम है, वाटर है तो क्या बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है।
ये नॉर्मल हो गया, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लिखा केस वन, क्या था केस वन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, दिख रहा है सभी को अच्छे से। तो एक्चुअली ये जाना कैसी चाहिए थी, सीधे 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 सीधे, है ना, बट ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो रिफ्रैक्ट हो गई मतलब इतनी बैंड हो गई, है ना, ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। कितनी, इतनी बैंड हो गई। समझ में आई बात सभी को अच्छे से, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे भी छोटा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट रे थी वो क्या होगी, बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जिसके कारण एंगल क्या हो गया, छोटा। केस टू बनाएंगे, केस टू। केस टू में लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal, then it bends away from the normal। When a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं वाटर है जो कि एक डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर एयर है जो कि एक रेयरर मीडियम है। तो केस टू में क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रे। ठीक है, वाटर से एयर मान लो, या ग्लास से वाटर, या ग्लास से एयर मान लो, जो भी मानना है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मली अगर ये लाइट रे सीधे सीधे आती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, तो इसको इस तरह से आना चाहिए था, बट आ पाई क्या, नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। दिख रहा है सभी को, अगर ये स्ट्रेट आती तो इस तरह से आती, बट आ पाई क्या, नहीं। ठीक है, तो ये केवल बताने के लिए आपको बनाया था, बाकी यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बनाओ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन कैसा देखते हैं, मान लो ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है ना, ये जितनी थिक है उतना थिक मैंने ग्लास स्लैब ले लिया। क्या ले लिया, ग्लास स्लैब। अगर आप के स्कूल चालू होते, आपकी फिजिकल क्लासेस लगती, तो आपको साइंस लैब में ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता, फिजिक्स लैब में ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता। इतना मोटा एक ग्लास स्लैब है, उस पे से लाइट रे पड़ा, इस पर लाइट रे पड़ेगा, और वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। कब तक रिफ्रैक्ट होगी, जितनी इसकी थिकनेस है। अगर ज्यादा थिकनेस वाला ग्लास स्लैब लेंगे तो ज्यादा देर तक रिफ्रैक्ट होगा, और वापस से क्या होगी, लाइट रे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है, तो हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक्सपेरिमेंट में ये जाना जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट के नाम से। किसके नाम से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हम सीखेंगे। मतलब लाइट रे एयर के थ्रू ग्लास में जाएगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुआ, फिर ग्लास से एयर में आएगी, वापस बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा।
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेते हैं और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर भी जगह चाहिए, नीचे भी जगह चाहिए, ठीक है। आप लोग एकदम कॉपी के थोड़ा सा लेफ्ट में बनाना, है ना, कॉपी के मिड में बनाओ या फिर लेफ्ट में बनाओ, ठीक है। यहां पर तो बहुत बड़ी जगह है इसलिए मैं कहीं भी बना सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लगभग 5 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन का बनाओगे आप, ठीक है, 4 या 5 लाइन का बनाना। और विड्थ कितनी लोगे, लगभग 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर लेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको 4 या 5 लाइन का बनाना है और थोड़ा सा कॉपी के मिड में बनाना है या फिर लेफ्ट में बनाना है, एकदम लेफ्ट या एकदम राइट में नहीं बनाना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चलो अब इंसिडेंट करते हैं लाइट रे, है ना। तो एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट कर देते हैं अपन, फिर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा तब जाके सेकंड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट करते हैं लाइट रे इस तरह से कि बेंडिंग हमको दिखाई दे। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं, बहुत ही सफाई से आपको बनाना होता है ये। पेंसिल शार्प नहीं है तो शार्प कर लो और फिर बनाओ स्केल पेंसिल का यूज करके। चलो तो यहां पर इंसिडेंट रे जो थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, वो रिफ्रैक्ट हो गई, है ना, रिफ्रैक्ट होकर ग्लास के अंदर पूरी रिफ्रैक्ट होगी, है ना, और वापस से इंसिडेंट होगी कहां पर, अनदर इंटरफेस, ठीक है। ये क्या है, ये एयर एज अ मीडियम है, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ग्लास मीडियम है, और फिर वापस से ये क्या है, एयर मीडियम। आई कि नहीं बात समझ में। तो एयर से ग्लास में गई, अब ग्लास से वापस से एयर में आएगी, तो पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन उस इंटरफेस से, उस मीडियम से, जिससे हमको ये पता चल सके कि हम बेंडिंग प्रॉपर बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, स्ट्रेट तो नहीं बना रहे या उल्टा तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर में आएगी तो अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखना चाहिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखना चाहिए, और ये वाली जो लाइट रे है इसके पैरेलल भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो ये वाली लाइट रे है इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इधर अच्छे से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर रही है तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर वापस से इंसिडेंस होना चाहिए, बट ये किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर आर है तो यहां पर भी आर लिख दिया, और यहां पर क्या होगा, ये इमर्ज हो रही है, ग्लास स्लैब में एंटर किया, ग्लास स्लैब के अंदर उसने ट्रैवल किया और वापस से ग्लास स्लैब के अंदर से निकल गई, कौन, लाइट रे। तो जब लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर से निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इमर्ज होना, ठीक है, क्या बोलेंगे, इमर्ज होना। इसलिए ये क्या बन, ये वाली रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है फाइनली, उसको क्या बोल रहे हैं हम, इमर्जेंस रे, ठीक है, क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये इमर्जेंट रे, क्लियर है अच्छे से। तो ये ग्लास स्लैब हो गया हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। लाइट रे अगर सीधे सीधे ट्रैवल करती तो इस तरह से जाती, बट रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहां की जगह यहां से निकल रही है, ठीक है। तो इतना शिफ्ट हो गया, इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं पता है, लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं।
ठीक है। तो यहां पर और भी चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। ये लाइट रे जितनी भी है उनका नाम देंगे हम। इंसिडेंट लाइट रे को पी क्यू नाम दे देते हैं और इसको क्यू आर नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर ये वाली जो नॉर्मल है इसको एम एन नाम दे देते हैं, है ना। और एक और नॉर्मल है हमारे पास, उसको एम डैश एन डैश नाम दे देते हैं। क्लियर। तो पी क्यू आर और ये एस हो जाएगी, ठीक है। जो लेटरल शिफ्ट होता है इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा से। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट एनटीएसी के सिलेबस में है, ठीक है। तो जो लोग एनटीएसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, लेटरल शिफ्ट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेटरल शिफ्ट मतलब क्या? ओरिजिनली अगर लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करती विदाउट रिफ्रैक्शन तो वो सीधा सीधा जाती, बट रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे कहां से? यहां से निकली, इसी के पैरेलल निकलेगी बट इतना शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या होता है? लेटरल शिफ्ट। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? लेटरल शिफ्ट। चलो तो साइड में यहां पर लिख लो, नीचे लिख लो, साइड में जगह तो साइड में लिख लो। क्या क्या लिखना है? लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे। आर एस इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। एंगल आई, ठीक है। एंगल आई कौन है? पी क्यू एम। एंगल पी क्यू एम इज एंगल आई, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? एन क्यू आर। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? एंगल एन क्यू आर। फिर एंगल एन डैश आर एस, ये क्या? एंगल ऑफ इमरजेंस। एन डैश आर एस। एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो इमरजेंट रे, इमरजेंस एंगल और ये डेविएशन, लेटरल शिफ्ट को क्या भी बोलते हैं? डेविएशन भी बोलते हैं। डेविएट हो गई अपने पाथ से तो डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंबल का नाम है डेल्टा। जैसे पाए होता है, थीटा होता है, वैसे ये क्या होता है? डेल्टा। क्लियर है? तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो इतना डिस्प्लेस हो गई अपनी प्लेस से। कौन? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे यहां से आना चाहिए थी बट इतना आ गई ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वाली रे और ये वाली रे क्या होती है? पैरेलल होती है। तो जब भी आप बनाओ पहले ये वाली स्ट्रेट बना दो स्केल से, आप तो स्केल का यूज करके फटाफट से बना सकते हो, और फिर उसी के पैरेलल इसको बना डालो। क्लियर है? चलो तो नीचे लिखेंगे, ये सारी चीजें लिख ली, नीचे नोट डालकर पॉइंट वाइज लिखेंगे। इन द अबव फिगर mn शुड बी पैरेलल टू m डैश n डैश, मतलब वो दोनों नॉर्मल क्या होना चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो mn शुड बी पैरेलल टू m डैश n डैश। दूसरा एंगल NQR, ये वाला NQR शुड बी इक्वल टू एंगल QR M डैश, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाली लाइन पैरेलल है,
क्यों? क्योंकि दोनों ही नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है, रीजन क्या है इसका, बोथ आर नॉर्मल, बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी ग्लास स्लैब, बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी ग्लास स्लैब, ठीक है। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है, अगर रीजन की बात करें तो। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली आप जब कंस्ट्रक्ट करोगे, मान लो एग्जाम में आ गया कि ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट लिखकर बताओ या आप बनाकर बताओ, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखना चाहिए, ये इसके पैरेलल दिखना चाहिए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखना चाहिए। अगर ये सब में से कुछ भी फॉल्ट हुआ तो गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं भागना चाहिए। इंसिडेंस रे ऐसे जा रही है, इमर्जेंट रे भी ऐसे ही जाएगी। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ कौन सा, ये वाला पी क्यू, यहां पर टी दे दो, यहां एस है तो यहां टी दे दो, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाए, पी क्यू टी। तो हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे हम, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ पी क्यू टी ऑफ इंसिडेंट रे, between the original path PQT of incident ray and the emergent ray RS and the emergent ray RS coming out of the glass slab, coming out of the glass slab is called lateral displacement. is called lateral displacement or lateral shift or lateral shift of the emergent ray, of the emergent ray of light, of the emergent ray of light, ठीक है, समझ में आई बात। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ओलंपियाड्स वगैरह में कि ये लेटरल शिफ्ट क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, जो ग्लास स्लैब में से एक्चुअली लाइट रे जाना चाहिए थी विदाउट रिफ्रैक्शन, वो इस तरह से चले जाएगी, तो रिफ्रैक्शन हुआ, ग्लास था, ग्लास में स्पीड अलग होती है लाइट की, तो रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो इमर्जेंट रे और दोनों के बीच में जो ये शिफ्ट हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ, या फिर हम बोलेंगे डेविएट हुई, तो ये क्यों हुई, रीजन पूछा जाता है। तो रीजन में लिखेंगे, तो पहले हेडिंग जैसा डालेंगे, लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स, lateral displacement mainly depends on following three factors। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल से इंसिडेंस किया, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्लिक नहीं है तो फिर नहीं होगा ये सब शिफ्ट वगैरह, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो क्या होगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ऑब्लिकली नहीं है तो यहां पर लेटरल शिफ्ट नहीं होने वाला, ऑब्लिक होना जरूरी है, मतलब कोई एंगल पर होना जरूरी है परपेंडिकुलर के अलावा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर निर्भर करता है। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतनी देर तक रिफ्रैक्शन चलेगा। आई बात समझ में? तो थिकनेस अगर बहुत ज्यादा हुई तो बहुत ज्यादा होगा लेटरल शिफ्ट। इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम होगा तो कम लेटरल शिफ्ट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा तो ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ज्यादा तो लेटरल शिफ्ट ज्यादा। और तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, आगे मतलब इसी क्लास में थोड़ी देर बाद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ये तीनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तीनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के, लेटरल शिफ्ट के, ठीक है। लेटरल शिफ्ट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो अब नीचे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर ऑब्लिकली नहीं आती तो क्या होता, ये लाइट रे ग्लास स्लैब पर, वाटर पर, किसी पर भी अगर ऑब्लिकली नहीं आएगी, बिल्कुल 90 डिग्री आ जाएगी, मतलब पैरेलल टू नॉर्मल, तो क्या होगा। तो लिखेंगे इन केस ऑफ लाइट
falling normally, in case of light falling normally or perpendicularly on a glass slab, in case of light falling normally or perpendicularly on a glass slab, तो ऐसे में क्या होगा, देखो मान लो एक ग्लास स्लैब है और लाइट रे इस तरह से आएगी, इस तरह से चले जाएगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली आई और गई, आई बात समझ में, ठीक है। ये एयर मीडियम, ये ग्लास मीडियम, ये इंसिडेंट रे, कोई रिफ्रैक्टेड रे है ही नहीं, आई आर पार होकर निकल गई, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें लिखेंगे if the incident ray falls normally on the surface of a glass slab, if the incident ray falls normally on the surface of a glass slab, then there is no bending of ray of light, then there is no bending of ray of light, and it goes straight, full stop. So in this case, angle of incidence and angle of refraction is 0. So in this case, angle of incidence and angle of refraction is 0, ठीक है, क्योंकि एंगल किसके रेस्पेक्ट में होता है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल से इतना दूर तो एंगल बढ़ता चला जाता है, नॉर्मल से जितना दूर उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर नॉर्मल के साथ में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही क्या होगा, 0। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, इन दिस केस lateral displacement will also be 0. In this case, lateral displacement will also be 0. जो lateral shift है ना, emergent ray और ये वाली जो line incident ray जो आना चाहिए थी वो भी नहीं होगा, तो lateral displacement क्या होगा, 0. In this case, lateral displacement will also be 0. Since incident ray, refracted ray and emergent ray, since incident ray, refracted ray, emergent ray and normal coincides, 4 चीजें, क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल coincides, ठीक है, यही इंसिडेंट रे है, यही रिफ्रैक्टेड रे है, यही इमर्जेंट रे है और यही नॉर्मल है, ठीक है, 4 चीजें, सिंस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल coincides, ठीक है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गया, 0, लेटरल शिफ्ट क्या हो गया, वो भी 0, ठीक है, समझ में आई बात अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन कब होता था, जब एक ही मीडियम होता था, ठीक है, वो होता था एयर एज अ मीडियम, है ना, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन कब होता था, जब एक लाइट रे आई, मिरर से टकराई और वापस से उस मीडियम में चली गई जिस मीडियम से आई थी, ठीक है, दूसरे मीडियम का कोई काम नहीं रहता है। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो, कौन, लाइट रे, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगी, रिफ्रैक्शन बोलेंगे हम उसको, क्लियर है। तो ग्लास स्लैब का हमने छोटा सा नमूना यहां पर देखा, समझ में आया सभी को अच्छे से। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला बोलू, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों सेम है, ठीक है, बस यहां पर रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है, वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सेम है। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, साइन SINE है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना हमने, साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको इस तरह से तो लिखना है बाद में, बट जब आप स्टेटमेंट में लिख रहे हो तो SINE लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for a given pair of medium is constant for a given pair of medium, full stop. This constant is called refractive index. This constant is called refractive index. This constant is called refractive index. Index मतलब एक नंबर, ठीक है, और एक नंबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना। तो किस किस का ये कांस्टेंट कहां से आया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब एक एयर वाटर की बात करें कि पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, तो उसका जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका, वही रहेगा जो है, ठीक है, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आगे लिखेंगे ऑफ second medium with respect to the first medium. This constant is called refractive index of second medium with respect to the first medium. Full stop. This is also called this is also called Snell's law. This is also called Snell's law. तो जब भी आपको स्नेल्स लॉ आता है तो आपको क्या, सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड वाला लॉ लिखना होता है, ठीक है, जिसमें आपको बताना होता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात, ये क्या लिखा है, N2/N1, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, N से। मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो यहां पर 1, यहां पर 2, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर देखो एक और बार लिखता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोलना आना चाहिए आपको, ये ध्यान रहे। क्लियर है, तो ये कैसे आया, एक और बार देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ वही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि साइन आई बाय साइन आर, ये एंगल जो भी आया आपको पता होगा क्या आया, तो साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके लिए, फॉर गिवन पेयर के लिए। अगर ये एयर है और ये वाटर है तो ये फिक्स है कि एयर और वाटर का साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, ठीक है। अगर आप एयर से वाटर में टॉर्च ऑन करके बीम ऑफ लाइट डालोगे तो एंगल क्या बनाएगी, वो एक पर्टिकुलर एंगल से आपने इंसिडेंट किया, मान लो 60 डिग्री से, तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो वो वही बनेगा। अगर यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है तो, क्लियर, अगर यहाँ एयर है यहाँ वाटर है, आपने 30 डिग्री से इंसिडेंट किया तो यहाँ पर 15 डिग्री बन रहा है, तो वही बनेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो साइन आई बाय साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है ना, क्योंकि वाटर और ग्लास का भी तो हो सकता है, वाटर और मर्क्यूरी का हो सकता है, वाटर और ऑयल का हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों का हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसी को किस तरह से भी लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है अच्छे से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इंडेक्स मतलब नंबर, और वो क्या रहता है, कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अगर पेयर, जो मीडियम का पेयर है वो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। अगर आप एयर वाटर की जगह एयर ग्लास का देखोगे तो वो अलग होगा, आप ग्लास वाटर का देखोगे तो अलग होगा, ठीक है। बट आप अगर एयर वाटर का देख रहे हो और फिर आप एयर वाटर का ही देखो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है अच्छे से।
तो कभी भी आपको स्नेल्स लॉ पूछा जाएगा तो आपको स्नेल्स लॉ में क्या ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है इस तरह से। क्लियर? चलो, तो वैसे यहां पर जरूरत नहीं थी फिगर बनाने की, बट फिर भी आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर हम एयर को मीडियम 1 मान रहे हैं और वाटर को मीडियम 2 मान रहे हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 मान रहे हैं। ठीक है, आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, है ना, नॉर्मली आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पहले रे ऑप्टिक्स 11th में हुआ करता था और 12th में वेव ऑप्टिक्स हुआ करता था, बट थोड़े से चेंजेस हो गए सिलेबस में। अब 12th में ही रे ऑप्टिक्स है, 12th में ही वेव ऑप्टिक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बड़ी क्लासेस में किससे, म्यू, MU, म्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो किसी बुक में अगर आपको इस तरह से मिल जाए या NTSE जब आप देने जाओगे, ठीक है, तो म्यू बना हुआ दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है ना। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से डिनोट कर रहे हैं, काफी सारी बुक में N से डिनोट किया गया है, बट आप जब 11 12 में जाओगे तो वहां पर N से नहीं म्यू से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, म्यू, MU, म्यू, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, है ना, जीटा, वैसे ही ये क्या है, म्यू। ठीक, क्लियर? ग्रीक लेटर्स है ये। तो अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया क्या है? ये कोई भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, कोई भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। किसके रेस्पेक्ट में? किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहां पर फर्स्ट मीडियम क्या लिया, एयर, दूसरा मीडियम क्या लिया, वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसा भी हो सकता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा भी हो सकता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, किसी के भी रेस्पेक्ट में। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या ये सेम रहेंगे क्या? नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्यों चेंज आएगा? क्योंकि साइन आई और साइन आर में, चलो साइन आई आपने सेम लिया बट आर तो डिफरेंट होगा ना। क्यों? क्योंकि आप ग्लास से वाटर में भेज रहे हो लाइट रे, यहां पर ग्लास से एयर में भेज रहे हो लाइट रे। समझ में आई बात? क्लियर है? वाटर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, यहां पर से एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, तो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल अलग अलग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ नंबर विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर आपका पेयर फिक्स है कि हाँ पहला एयर है दूसरा वाटर है, या फिर पहला वाटर है दूसरा ग्लास है, या फिर पहला एयर है दूसरा ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उस गिवन पेयर ऑफ मीडियम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर। क्लियर? ठीक है, अच्छे से। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया, रिफ्रैक्शन समझ में आया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया आपको, दोनों ही लॉज समझ में आ गए। तो जो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको क्या स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कभी भी आए आपको तो आपको क्या करना है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या होता है, रिलेटिव। तो अभी आपको एक ही की हेडिंग डालनी है ताकि हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर सके, बट यहां पर मैं दोनों आपको बता देता। तो अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये दोनों आपके 10th बोर्ड के हिसाब से नहीं है, ये ओलंपियाड या NTSE जो लोग दे रहे हैं उनके हिसाब से है। ठीक है, नॉर्मली आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, बट फिर भी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने इसके जस्ट पहले जो मैंने समझाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वो आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, ठीक है, आप उसको सुनते वक्त कुछ और कर रहे होंगे या कहीं और ध्यान होगा आपका, तो आपको इनको दोनों को समझने में प्रॉब्लम होगी, इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपने इसके जस्ट पहले का जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया वो अच्छे से नहीं सुना तो
हल्के में ले लिया हो तो, ठीक है। तो अगर आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है दोनों का डिफरेंस या दोनों होते क्या है, ठीक है, तो आपको जस्ट 10 मिनट्स पहले रिवाइंड करके और वापस से सुन लेना चाहिए अगर आपने नहीं सुना है। बट अगर आपने सुन लिया है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप ये भी समझ जाओगे। बहुत ही आसान है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, बस ये वर्ड से ही खत्म हो गया, ठीक है। आया समझ? देखो, एब्सोल्यूट मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एयर ओनली, ठीक है, आई बात समझ में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर ओनली, तो जब भी हम विथ रेस्पेक्ट टू एयर ओनली की बात करेंगे, दैट मींस वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर ओनली, तो ये उस जो भी मीडियम है, वो एनी मीडियम बोल दिया मतलब कोई भी मीडियम, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो, मर्क्यूरी हो, गोल्ड हो, जो भी, क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ओनली, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, क्लियर है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए तो कहलाएगा एब्सोल्यूट। बट अगर आप निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, अदर मतलब एयर के अलावा, अगर आप विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम निकाल रहे हो मतलब वो क्या होगा, रिलेटिव। जैसे आपने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ठीक है। मतलब अदर मतलब क्या, नॉट एयर, ठीक है। ये अदर मतलब क्या, नॉट एयर, अदर मतलब क्या, नॉट एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यहां पर हो सकता है वो ग्लास हो सकता है वाटर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप किसका निकाल रहे हो, मान लो यहां पर वाटर है या ग्लास है, ठीक है, बट किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं, एब्सोल्यूट मतलब क्या, इफ वी आर फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। या फिर अगर आप क्या निकाल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो भी क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कब कहलाएगा, जब वो विद रिस्पेक्ट टू आप एयर निकाल रहे हो, मतलब फर्स्ट मीडियम एयर हो, फर्स्ट मीडियम अगर आपका एयर है और सेकंड मीडियम कोई दूसरा है, तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, क्लियर, आई बात समझ में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर क्या, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप इसको बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है मतलब किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, क्लियर है अच्छे से, पक्का, कोई दिक्कत। एब्सोल्यूट मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब पहला मीडियम मस्ट बी एयर, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहे हो आप अदर देन एयर, है ना। तो यहां क्या है, पहला मीडियम ग्लास, यहां पर पहला मीडियम वाटर, क्लियर है अच्छे से। तो एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव समझ में आया, क्लियर। तो लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग डाली आपने। तो कितने, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखेंगे व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर और वैक्यूम
when the light ray travels from air or vacuum to another transparent medium, the refractive index of any medium with respect to air or vacuum, the refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index, और करके एक लाइन छोड़कर एक और डेफिनेशन लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. It is also defined as the ratio of velocity of light in vacuum or air to the velocity of light in that medium. It is also defined as the ratio of velocity of light. Velocity of light का क्या होता है सिंबल? C. ठीक है, ये आई थिंक आप पहली बार देख रहे हो. वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं. सी लिखा है मतलब वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि फिक्स्ड है. ठीक है, एयर और वैक्यूम में कितना है वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, और ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए ये v, बट किसमें? दूसरे मीडियम में. ठीक है, तो क्या लिखा आपने? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो जो वो दूसरा मीडियम है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कोई अदर मीडियम, जिसमें भी आप निकालना चाहते हो. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे भी निकल सकता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको निकालना है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो वो तो 1 आ जाएगा. ठीक है, वो तो आप जानते ही हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, ये वाला आपको. ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸, और यहां पर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, इसी तरह से ग्लास का निकालना है, तो यहां पर एयर में वेलोसिटी लाइट की और यहां पर ग्लास में वेलोसिटी लाइट की. तो इस तरह से भी एब्सोल्यूट आ जाएगा. क्लियर है सभी को? तो फॉर्मूला लिखो, डब्बे में डालो, और नीचे क्या लिखोगे? वेयर सी क्या है लिखोगे सी के आगे. वेयर सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. वेयर सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और वी क्या है? अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू भी लिख लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम के लिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. क्लियर है अच्छे से सभी को? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी. अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हुई मतलब वो मीडियम रेयरर है. ठीक है, कम डेंसर होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होते चले जाएगी, ज्यादा होते चले जाएगी, ज्यादा होते चले जाएगी. कितनी ज्यादा हो जाएगी? लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम से ज्यादा किसी में है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है, लिक्विड में जाओगे, सॉलिड में जाओगे, कम होते चले जाएगी स्पीड ऑफ लाइट. तो इसका मतलब यहां पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ले रहे तो यहां पर भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ले सकते. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो सकता है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? 1 हो सकता है मिनिमम. 1 से नीचे हो सकता है क्या? बताओ. नहीं. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी क्या है? एयर, यहां पर भी एयर, और 1 आ गया. अब अगर आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम लोगे तो वो हमेशा क्या आएगी? लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम से कम आएगी. मतलब 3 × 10⁸ से ज्यादा कहीं पर है क्या स्पीड ऑफ लाइट? नहीं. उसे रेयरर मीडियम है क्या? नहीं. तो हम क्या लेंगे? लिक्विड लेंगे. जैसे हमने वाटर ले लिया, या फिर हम ग्लास लेंगे, सॉलिड ले लेंगे, और कम हो जाएगी. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? वाटर में कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, ग्लास में और कम हो जाएगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 3 × 10⁸ और यहां पर 2 × 10⁸, तो क्या आएगा? 1 से बड़ा नंबर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर हम कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं? therefore we can conclude that absolute refractive index is directly proportional to the density of the medium. Absolute refractive index is directly proportional to the density of the medium. तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ठीक है,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो। डेंसिटी जितनी ज्यादा स्पीड उतनी कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो ऐसा क्यों? एज वी नो दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। नेक्स्ट लाइन में फुल स्टॉप लगा के, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम ब्रैकेट में एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू एयर 1 आ जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर तो 1 से बड़ा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर और बड़ा आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ग्लास में और कम होगी, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली चीज है वो जितनी छोटी होगी वो नंबर उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो नंबर कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वो उतना बड़ा आता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ मीडियम पर। जितना ज्यादा डेंसर उतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमने यहां पर क्या देखा? यहां पर ऑब्जेक्टिव लायक जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एनटीएससी एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, वो क्या? कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटलीस्ट 1 होगा। ठीक है, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 होगा। और 1 किसके लिए होगा? एयर के लिए। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर क्या? एक मीडियम का दूसरे से रिलेट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। ठीक है, एयर के अलावा। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when the ray of light travels from one medium to another medium, then the refractive index of second medium, then the refractive index of second medium with respect to the first medium, when the ray of light travels from one medium to another medium, then the refractive index of second medium with respect to first medium is called relative refractive index, is called relative refractive index। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसकी उसमें स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम। क्लियर है? अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको नीचे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं हम? यहां पर लिख देते हैं तो ध्यान रहेगा आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसी तरह से यहां पर लिख सकते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का दूसरे मीडियम का है, मतलब आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप क्या निकाल सकते हो? रिलेटिव निकाल सकते हो, है ना? आप क्या कर सकते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। कैसे? ये दोनों लिखा, इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, देयरफॉर
द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज n2/n1। क्या होगा वो? n2/n1। ठीक है, n2/n1 क्या होगा? c/v2 अपॉन c/v1, यानी कि c/v2 इंटू v1/c, c से c कैंसिल, क्या आ गया? v1/v2। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है ना, किसका? सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन पहला मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या थी बताओ? हमने एक चीज पढ़ी थोड़ी देर पहले, स्नेल्स लॉ, उसको वापस से रिव्यू करेंगे हम, है ना। स्नेल्स लॉ में वहां पर पीछे नहीं जाना है आपको, पीछे बिल्कुल नहीं जाना, पीछे जो पढ़ा वो एकदम सही था, उसी में एक और चीज एड ऑन कर रहा है, मतलब अब आपको वापस से वो चीज लिखना होगी कि स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? n2/n1। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर क्या था? कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट को हमने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और अब ये किसके इक्वल आ गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये है पूरा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो हमने पहले देखा वो ठीक है, आपके काम आ जाएगा, आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट फुल अगर नॉलेज आपको लेना है 11th-12th के हिसाब से, ठीक है, तो वो ये है क्या? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? बताओ, पक्का? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी? मतलब वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना कम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियस सी बात है ना, वेलोसिटी ज्यादा होना मतलब मीडियम का रेयर होना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है जितना ज्यादा डेंसर होता है, मतलब वेलोसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले जो हमने डिड्यूस करके लिखा था, क्या लिखा था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मीडियम जितना ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना, क्योंकि डेंसर कम डेंसर होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी लाइट की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये तो बनी बात है कि नहीं है? समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही है तो एक बार स्क्रीन को पॉज करो, जो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर वो पूरा अच्छे से एक बार खुद से जो हमने नोट किया उसको एनालाइज करो कि क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और फिर पॉज हटा के प्ले करके आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो हमने जो पढ़ा उसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना। बाकी लेंस वगैरह का तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए काफी रहेगा, है ना। नहीं तो लेंस वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने पढ़ा, आज का मेन चीज क्या था? मेन चीज आज की थी रिफ्रैक्शन। हमने स्टार्ट किया, रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, बट आज का जो मेन चीज थी जिसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में, बोर्ड एग्जाम में, कहीं से भी जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, 1 मार्क 2 मार्क के ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमको लगता है यार ये तो साला पढ़ा ही नहीं, ऐसे कैसे पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है ये तो। उस टाइप का टॉपिक हमने आज पढ़ा। ठीक है, जो बहुत से बच्चे जो 10th में होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर के इतनी इतनी ऊपर से जाता है कि बस। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो नोट किया यहां तक सभी ने अच्छे से? ये नोट किया? तो रिलेटिव, ये क्या लिख रहे थे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज दिस। ये कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये हमने एब्सोल्यूट में देखा, एब्सोल्यूट से यहां पर डाला, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, ठीक है, उसी को हम पुट कर रहे हैं कहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो क्या सीधा सीधी बात है कि आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है तो पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डालो अपॉन दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डालो, खत्म। आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहीं से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर which is equal to refractive index of second medium with respect to first medium, which is equal to velocity of light in first medium with respect to velocity of light in second medium.
और यहां से हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं, या फिर पहले भी कंक्लूड कर सकते थे इसको, तो ये कोई मेन चीज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर सभी को अच्छे से? चल, तो एक चीज और हम रिलेशन डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है। ये रिलेशन भी पढ़ा हुआ है और ये नाम भी पढ़े हुए हैं। कहां पर? साउंड चैप्टर, क्लास 9th साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रीक लेटर्स पढ़ लिया आपने, है ना, ग्रीक लैंग्वेज ही सीख लो। लेटर पढ़ना अलग बात है और लैंग्वेज सीखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेटर्स हमने वो भी ज्यादा नहीं देखे, मुश्किल से 6 या 7 देखे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, म्यू, न्यू, साई, फाई, ठीक है। और क्या देखा? जीटा तो देखा नहीं हमने, है ना, डेल्टा देखा आज, ठीक है। तो कोई ज्यादा नहीं देखे। चल, तो ये भी बीच बीच में से लिए हुए हैं ना। आई थिंक कितने 34 या 36 से, आई डोंट रिमेंबर कि ग्रीक में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी में 49 होते हैं, ठीक है। 49 ही होते हैं ना हिंदी में, वो भी याद नहीं अच्छे से, 49 ध्यान है मुझे। ग्रीक लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं दैट आई डोंट नो, 34 या 36 होते हैं कुछ, उसमें से 5-7 ही तो देखे, कौन से ज्यादा देख लिए। चलो, तो रिलेशन बनाते हैं, किसके किसके बीच में डेराइव करते हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, ठीक है। क्या आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वेलोसिटी क्या होती थी साउंड में? वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस। ये वेवलेंथ लेंथ वर्ड ही बता रहा है, ये क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। ये क्या है? एक तरह का डिस्टेंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ये वेलोसिटी क्या बता रहा है? ये क्या है? स्पीड। वेलोसिटी क्या है? स्पीड। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड से हुआ करता था, याद आया? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड से हुआ करता था, हम बोलते थे टाइम पीरियड इज 1/f और f इज इक्वल टू 1/t। ध्यान आया कि नहीं आया? ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि कौन सा वाला फॉर्मूले को ध्यान दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस रिलेशन को ध्यान दो। अगर इस रिलेशन को आप जानते हो तो आप इजीली डेराइव कर पाओगे जो मैं डेराइव करवाना चाहता हूं, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का फॉर्मूला। वो आप खुद से डेराइव कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और आप वेवलेंथ को एज अ डिस्टेंस ले लोगे, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड से रिलेशन लाके इसको टाइम और वेलोसिटी को स्पीड ले लोगे, बन गया फॉर्मूला। कैसे? हम क्या जानते हैं? वी नो दैट व्हाट वी नो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हेडिंग डाल लिया सभी ने, हेडिंग डाल लिया। अब यहां पर हम स्पीड ऑफ लाइट v मान रहे हैं, डिस्टेंस लैम्डा, है ना। क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी तो ग्रीक लेटर है एक, इसको कैसे भूल सकते हैं? लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इस तरह से बनाया और इधर से ऐसे कर, क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। ये भी अनदर ग्रीक लेटर है ना। तो v इज इक्वल टू लैम्डा, टाइम कितना? t, टाइम पीरियड कितना? t, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी v है और वेवलेंथ लैम्डा है और टाइम कितना? कैपिटल T, टाइम पीरियड कितना? कैपिटल T। और कैपिटल T क्या होता है? 1/f। तो अगर यहां पर मैं 1/ν डाल दूं, है ना, T की जगह क्या डाल दूं? 1/ν। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 1/ν। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? v इक्वल टू लैम्डा न्यू। क्या आ गया? v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। समझ में आई बात सभी को? और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? v अपॉन लैम्डा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको, ये हमने पूरा क्यों डेराइव किया? सुनोगे, देखोगे अच्छे से, है ना। ये जो ऊपर लिखा है कोई काम का नहीं है, आपको क्या ये हेडिंग डालना है और यहां से पूरा ये डेराइव करके लिख देना है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या लाइट की? तो सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स की। क्या होती है?
फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? वेव्स से, है ना। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेव। तो क्या लाइट एक वेव है? वो तो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ लिया था। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं, हमने लाइट की पहली क्लास में पढ़ लिया था कि लाइट दो तरह की होती है, लाइट डुअल नेचर की होती है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, वो चीज क्लियर है सभी को अच्छे से। तो अगर आपने लाइट की फर्स्ट क्लास में देखा था लाइट के डुअल नेचर होते हैं, तो आप जानते हो लाइट वेव फॉर्म होता है, और लाइट वेव फॉर्म है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होती होगी। तो क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या मीडियम टू मीडियम? जैसे मीडियम टू मीडियम स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? कि वेलोसिटी बदल सकती है बट फ्रीक्वेंसी नहीं। तो नीचे कंक्लूड करके क्या लिखेंगे? फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन, किसको? इसको, फ्रीक्वेंसी वाले एक्सप्रेशन को हाईलाइट करना है। फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन वी कैन से दैट, फ्रॉम दी अबव एक्सप्रेशन वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, from the above expression we can say that the frequency of light wave in any medium is constant. The frequency of light wave in any medium is constant. तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ये आपको आपके ओलंपियाड्स वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव विल रिमेन सेम ऑलवेज। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना। मैं नहीं जानता आपने कैसे लिखा है, कहां लिखा है, स्पेशली जो लोग ओलंपियाड्स फेस करने वाले हैं वो लोग ध्यान रखें, है ना। तो देखो लाइट चैप्टर में आपको ओलंपियाड्स वगैरह में से क्या पूछेंगे, यही सब आता है पूछने के लिए। डीप चीजें पूछी जाती है, इतनी डीप इतनी डीप इतनी डीप जो कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मली 10th क्लास में लाइट चैप्टर को वेव फॉर्म में देखा ही नहीं जाता है। लाइट वेव फॉर्म है ये बताया ही नहीं जाता है 10th क्लास में। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा। कोई बुक में हार्डली कोई 10th की बुक होगी जिसमें आपको बताएंगे कि लाइट डुअल नेचर की होती है। नहीं, लाइट का डुअल नेचर होता है ये आपको 12th में ही बताया जाता है कि हाँ लाइट का डुअल नेचर होता है। इसीलिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अलग अलग 2 चैप्टर हैं आपको क्लास 12th में। ठीक है, पहले ये एक 11th में हुआ करता था, एक 12th में हुआ करता था। तो बट ये सिलेबस में है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, लाइट वेव फॉर्म होती है, लाइट का एक नेचर है वेव फॉर्म का, और इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, चल तो न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल लिखेंगे पहला, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, light enters from air into a glass plate having refractive index 1.5. What is the speed of light in that glass? What is the speed of light in that glass? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं इन वैक्यूम या एयर दे रखा है 3 × 10⁸, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकालना है हमको, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से? तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, है ना। पहला मीडियम एयर, दूसरा मीडियम क्या हो गया? ग्लास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, मतलब ग्लास में। तो यहां पर हमने क्या किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम जानते हैं, ग्लास में निकल जाएगी, कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर, a beam of light passes from air in a substance X. If the angle of incidence is 60 degree, if the angle of incidence is 60 degree and angle of refraction is 30 degree, find the refractive index of substance X. Find the refractive index of substance X. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन x अपने को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो क्या करना होगा, साइन i बाय साइन r। तो क्या साइन i है आपके पास, हाँ, साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, और साइन r कितना है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्या साइन 60 की वैल्यू है आपके पास, √3/2। क्या साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कितना आ गया, √3, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x कितना आ गया, √3। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, बताओ, हो तो समझ में आया सभी को अच्छे से। अब देखो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में, जिसमें एंगल I 72 डिग्री दिया हुआ था और एंगल R दिया हुआ था 40 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, अब क्या कर लोगे आप, कुछ कर पाओगे, सोचो। ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि साइन 72 डिग्री होता है 0.967, ठीक है, और उसी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन 40 होता है 0.769, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू दे दी जाती है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं और काम खत्म, ठीक है। क्लियर है अच्छे से। तो जब भी इस तरह के एंगल्स दिए जाएंगे, उन एंगल्स पर साइन थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आपको क्या करना है, जस्ट पुट करना है और निकालना है, ठीक है। और अगर फैमिलियर एंगल दिए जाएंगे, है ना, इस तरह के जो पर्टिकुलर एंगल्स थे उसकी वैल्यू फिर आपको पता होगी, है ना, आप कर लोगे। समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है आपको, है ना। 3 मार्क्स सीधा सीधा मिलता है, 3 मार्क्स, ठीक है। और ये वही लोग कर पाते हैं जिनको स्नेल्स लॉ पता होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है आपको, है ना, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, इस जगह पर बाय स्नेल्स लॉ। ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्या, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा बाय स्नेल्स लॉ वी नो दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल्स दिए हुए थे इसलिए हमने साइन आई बाय साइन आर लगाया। अगर आपको वेलोसिटी दी जाती तो हम वैसा कर लेते, ठीक है। अगर वेलोसिटी दी जाती तो वेलोसिटी पुट कर देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index of water for light going from air to water, if the refractive index of light, if the refractive index of water for light going from air to water is 1.33, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33, तो what will be the refractive index of light going from water to air? What will be the refractive index of light going from water to air? ठीक है, निकाले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर 1.33, ठीक है। मतलब N2/N1 है ना, ये क्या है हमारे पास, N2/N1। N2 मतलब क्या, वाटर, और ये एयर, ठीक है। यहां पर भी मैं वाटर को W लिख देता हूं, एयर को सिर्फ A लिख देता हूं। कब तक हम पूरा पूरा लिखते रहेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, फ्रॉम एयर टू वाटर। व्हाट विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? तो वाटर से एयर में जाने के लिए क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या बता सकते कितना होगा, बता सकते हो क्या, सोचो फटाफट से। क्या आप स्पीड ऑफ लाइट का नॉलेज यूज करोगे, बोलो, क्या आप स्पीड ऑफ लाइट का नॉलेज यूज करोगे या आपके पास कोई और तरीका है? अच्छा, ये 1.33 कहां से आया, ये सोचो, है ना। ये जो 1.33 आया, ये कहां से आया, क्या डिवाइड करें कि 1.33 आ जाए? सीधी सी बात है, अगर आप वो फ्रैक्शन निकाल लोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
तो 1.33 कब आ जाएगा, जब आप 4/3 करोगे। 4/3 करा तो 3 1 जा 3, फिर 1 बचा 10 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स में, तो इस तरह से 1.33333 आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है 4/3 यही क्या है 1.333। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4/3 के इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये कितना होगा 3/4 होगा, और क्या, सिंपल है कि नहीं। ठीक है, तो कभी कभी मैथमेटिक्स लगाने से साइंस सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या था, कुछ भी नहीं था, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस तरह से कर सकते हो। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तो 1 से छोटा होता नहीं है ना, एब्सोल्यूट 1 से छोटा होता नहीं है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू एयर होता तो ये 1 आ जाता, बट ये क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 से छोटी, 0.75। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। ये मत समझो कि एयर है यहां पर तो एब्सोल्यूट बोल देंगे, नहीं, ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है, क्योंकि एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, विद रेस्पेक्ट टू एयर नहीं है। एयर का विद रेस्पेक्ट टू एयर होता तो एब्सोल्यूट होता, वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर है, इसलिए वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे। मतलब फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो वो एब्सोल्यूट होगा, यहां पर फर्स्ट मीडियम क्या है, वाटर है, तो एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव हुआ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33. The refractive index of kerosene, turpentine and water are this, this and this respectively. In which of these material does light travels faster? In which of these materials does light travels faster? In which of these material does light travels faster? तो ये कौन सा चौथा क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको लिखना होगा we know that refractive index is directly proportional to what? हमें क्या निकालना है, इन विच ऑफ दीज मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो हमने एक रिलेशन देखा था, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम, तो फास्टर किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, दैट इज इन वाटर द वेलोसिटी ऑफ लाइट is fastest। ठीक है, क्लियर है। तो जैसा कि हम जानते हैं केरोसिन और टर्पेंटाइन ये ऑयल बेस्ड होते हैं ना, तो ये वैसे तो वाटर से लाइटर होते हैं। ठीक है, डेंसिटी वाइज अगर देखें हम तो वाटर से लाइटर होते हैं, बट ऑप्टिकली दे आर डेंसर देन वाटर। ऑप्टिकली दे आर डेंसर देन वाटर, मतलब लाइट की स्पीड इनमें क्या होगी, कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। समझ में आई बात। जब हम एक ग्लास में, एक कंटेनर में पानी डालेंगे तो पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा, मतलब मास वाइज अगर देखा जाए तो ऑयल लाइटर होता है वाटर से। ठीक है, इसलिए ऑयल ऊपर होता है, बट ऑप्टिकली हम क्या देख रहे हैं, दे आर डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर होना, ऑप्टिकली रेयर होना ये अलग होता है, और डेंसिटी वाइज, मास वाइज डेंसर रेयर होना अलग होता है। ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा वो डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो ऑप्टिकली रेयर। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के डेटा से हमको क्या समझ में आता है, वाटर इज रेयर देन ऑयल। ठीक है, तो हमसे पूछा था स्पीड ऑफ लाइट तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे, हम जानते हैं ये रिलेशन क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें सबसे कम उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा, तो वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे तेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second.
फुल स्टॉप। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्स मीडियम में एक है ना, एक्स मीडियम में क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्स में कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन मीडियम वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन होगा ये गिवन है, एक मीडियम एक्स है, उसमें ये वेलोसिटी है, एक मीडियम वाई है, उसमें 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दी एयर एक्स और वाई में। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है आपसे, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा है बोलकर बता देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तीन चीज आपसे पूछी है, तो बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय स्नेल्स लॉ refractive index of second medium with respect to first medium is v1 by v2। जानते हैं हम, अभी हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहला पार्ट अगर देखें तो पहला पार्ट में अपने को क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पहला मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये निकालना है। तो रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 1.5 अपॉन 1.2, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 1.2 5। ठीक है, आ रहा है ना, यहाँ पर 1.2। ठीक है, तो यही आंसर्स आने चाहिए आपके। अगर आपने ये क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहां पर भी चेंज होगा, कितना हो जाएगा 2 5, फिर यहां पर भी 4/5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4/5, कैलकुलेट कर लो कितना होता है, 0.8। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अगर आपके तीनों आंसर मैच कर रहे हैं, है ना, अगर आपके तीनों आंसर मैच कर रहे हैं बिना आपने बोर्ड पर देखकर किया है ना, पहले ही वीडियो को लेक्चर को पॉज कर दिया था और खुद से किया है, तो आप चैट बॉक्स पर बताना
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन हमने खुद से कर लिया था, है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मटेरियल्स ए बी सी एंड डी आर, the refractive index of 4 materials A, B, C and D are 1.33, 1.43, 1.71, 1.52 respectively. The refractive index of 4 materials A, B, C, D are given here. बोर्ड पर देख लो, 1.33, 1.43, 1.71, 1.52 respectively. When the light ray passes from air into these materials, when the light ray passes from air into these materials, find the maximum refraction in the medium. Find the medium in which maximum refraction takes place. Find the medium in which maximum refraction टेक्स प्लेस। सबसे ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किसमें होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। ये 4 तरह के मटेरियल है आपके पास ए बी सी डी। लाइट रे एयर से इन मीडियम में गई तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट रे किस मीडियम में, किस मटेरियल में दिखाई देगा, ठीक है। एयर से ए में गई, एयर से बी में गई, एयर से सी में गई, एयर से डी में गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको, साइन आई बाय साइन आर, है ना, स्नेल्स लॉ से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हमको साइन आई बाय साइन आर। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्या रिफ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा? मतलब अगर ये साइन आर ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कब होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट रे मैक्सिमम कब होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से लॉजिक्स हमने जो बनाए हैं वो आपको यूज करने हैं। हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट की स्पीड से। यहां कहीं लाइट की स्पीड तो है नहीं, ठीक है। और रेयरर डेंसर का पता लगा सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी पता लगा सकते हो, ठीक है। तो समहाउ आपको लॉजिक लगाना है जो हमने पढ़ा है, और आपको आंसर करना है कि क्या होगा, फटाफट से। तो बताओ, तो बेंडिंग ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रे है ना, जो ओरिजिनली दिख रही है आपको, मतलब विदाउट रिफ्रैक्शन इस तरह से, तो ये वाला जो बेंडिंग एंगल है ये ज्यादा होना चाहिए, चाहे ये ऊपर की तरफ हो चाहे ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, सभी का जो रिफ्रैक्शन है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है। मतलब लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर में आ रही है, ठीक है। रेयर, ये जो रिफ्रैक्शन हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इससे क्या समझ में आ रहा है, रेयरर से डेंसर में आ रही है। रेयरर से डेंसर में आ रही है मतलब वो टुवर्ड्स नॉर्मल तो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल तो जाएगी इस तरह से। मतलब एंगल आर छोटा होगा आई से, वो तो होगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग कब होगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, यानी कि वो मटेरियल उतना डेंसर है। एबीसीडी जो मटेरियल है, यहां पर एयर है और यहां पर एबीसीडी है, तो ए बी सी और डी में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, वो उतना ज्यादा डेंसर, ठीक है। यही हमने देखा था, हमने रिलेशन देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल या मीडियम। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, सी का, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और जितना चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा, जितना डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट होगा, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका सबसे कम, वही जीत गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, रिफ्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे as we know that refractive index is directly proportional to the density of the material, as we know that refractive index is directly proportional to the density of the material, therefore in material C the refractive index is greatest, therefore in material C refractive index is greatest, therefore its density is highest, among the four given material. Hence the speed of light will be minimum in that medium. Hence the speed of light is minimum in C. Hence the speed of light will be minimum in material C. Therefore the light ray will bend maximum in material C after refraction. Hence the light ray will bend maximum in material C after refraction. So refraction is maximum in material C. So refraction is maximum in material C. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को घुमाकर अगर आपसे बोल दिया जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें मिनिमम होगा तो C में होगा, ठीक है, तो नीचे एक और लाइन लिख लो, ठीक है, नीचे एक और लाइन लिख लो हाईलाइट करके, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम इन मटेरियल C, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम इन मटेरियल C, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा बेंडिंग होगा तो रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा, अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, बेंडिंग ज्यादा हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कम होता चला जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दिया आपने नीचे, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम इन मटेरियल C। तो अगर आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल्स फाइंड इन विच मटेरियल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम, तो मिनिमम वाला ए वाला हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें होगा मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम इसमें होगा, मिनिमम इसमें होगा, ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया जाता है, हमारा पढ़ा हुआ है बट फिर भी हम गलत करके आते हैं क्योंकि हम लॉजिक से नहीं पढ़ते। अगर आप साइंस को स्पेशली फिजिक्स को लॉजिक से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है, चलो, तो फिर हम स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर तो हमने पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन पूरा देखा, हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया आज, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली आज पूरा कवर किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे बनना ही बनना है 10th लेवल का, ठीक है, ओलंपियाड लेवल 10th लेवल कोई भी क्वेश्चन उठा लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है, समझ में आई बात। इसके अलावा हमने रिलेशन देखा V इक्वल टू लैम्डा न्यू, है ना, जो हमने आज रिलेशन देखा V इक्वल टू लैम्डा न्यू, इसमें हमने एक और चीज देखी, क्या देखी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसको भूलना नहीं है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और ढूंढो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलते, ठीक है, एनसीईआरटी छान मारो पूरी, आप रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कर लो एनसीईआरटी से, एग्जांपल्स कर लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कर सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बट पहले रिफ्रैक्शन इज स्फेरिकल लेंसेस हम देखेंगे, लेंस देखेंगे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में किस तरह से रे डायग्राम बनाना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें हम डिटेल में आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी, होमवर्क रहेगा आपके लिए।